हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश रंजन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जीएस में। हमने पिछले कक्षा में अध्ययन किया था कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था और उस बढ़ते संघर्ष के कारण तीन प्रमुख युद्ध लड़े गए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है, यूरोप में एक ऑस्ट्रिया राज्य पड़ता है, वहां के उत्तराधिकार को लेके युद्ध होता है। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है और जिसका प्रभाव, जिसमें जो है इंग्लैंड और फ्रांसीसी दोनों भिड़ जाते हैं आपस में, जिसका प्रभाव धीरे धीरे भारत में भी दोनों कंपनियों पर पड़ता है, जिसका प्रभाव भारत में दोनों कंपनियों पर पड़ता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित है। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित है। तो यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के आपस में भिड़ रहे थे, जिसका प्रभाव भारत में भी दोनों कंपनियों पर पड़ा। उस समय मद्रास के अंग्रेजी गवर्नर थे निकोलस मोर्स और पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। उसमें मद्रास में थे अंग्रेजी गवर्नर निकोलस मोर्स और पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। तो प्रारंभ में दोनों ने शांति स्थापित करने का प्रयास किया। प्रारंभ में निकोलस मोर्स और डुप्ले ने शांति स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास असफल रहा। तो अंग्रेज क्या करता है, अपनी कंपनी के मदद के लिए एक सेना भेजता है, एक अंग्रेजी कमांडर भेजता है, कमांडर बर्नेट को भेजता है भारत। कमांडर बर्नेट भारत आता है तो कमांडर बर्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया। कमांडर बर्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, डुप्ले जो कि पांडिचेरी के गवर्नर थे, डुप्ले पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर थे, इन्होंने मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर थे ला ब्रूडेने उससे मदद मांगी। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला ब्रूडेने से मदद मांगी और ला ब्रूडेने जो है 1746 ईस्वी में भारत आता है और डुप्ले और ला ब्रूडेने ने मिलकर फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। डुप्ले और ला ब्रूडेने ने मिलकर मद्रास पर अधिकार कर लिया 1746 ईस्वी में। इसके बाद मद्रास को लेकर डुप्ले और ला ब्रूडेने के बीच मतभेद हो जाता है। ला ब्रूडेने जो है आया था कि उसे जीतकर पुनः अंग्रेजों को पैसा लेकर वापस कर देंगे, इस मकसद से ला ब्रूडेने आया था। लेकिन डुप्ले बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। फलस्वरूप दोनों में मतभेद हो गया। तो ला ब्रूडेने ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास को अंग्रेजों को दे दिया। ला ब्रूडेने ने रिश्वत लेकर। तो ला ब्रूडेने जब मॉरिशस वापस चले जाते हैं तो डुप्ले कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन होते हैं। उस समय कर्नाटक के नवाब होते हैं अनवरुद्दीन। तो डुप्ले जाते हैं अनवरुद्दीन के पास और उन्हें बताते हैं कि मद्रास जो है हम जीत के पुनः आपको सौंप देंगे। डुप्ले जो है अनवरुद्दीन से वादा करता है कि हम मद्रास को जीतने के बाद आपको सौंप देंगे। तब कर्नाटक के जो सम्राट नवाब होते हैं अनवरुद्दीन, उसका संरक्षण डुप्ले को प्राप्त हो जाता है और डुप्ले मद्रास पर आक्रमण कर देता है और उन्हें जीत लेता है। और अपने वादे के अनुसार अनवरुद्दीन को डुप्ले ने मद्रास नहीं दिया। अपने वादे के अनुसार डुप्ले ने अनवरुद्दीन को मद्रास नहीं दिया। फलस्वरूप अनवरुद्दीन क्या किया, अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खां को एक विशाल सेना लेकर फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा और दोनों के बीच अड्यार के समीप युद्ध लड़े गए। अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां और डुप्ले के जो सैनिक थे, इसके बीच अड्यार के निकट युद्ध लड़े गए, जिसे सेंट थोमे का युद्ध या अड्यार का युद्ध कहा जाता है। तो सेंट थोमे का युद्ध लड़ा गया
1748 ईस्वी में 1748 ईस्वी में सेंट थोमे का युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजी सेनापति थे कैप्टन पैराडाइज। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में एक छोटी सी अंग्रेजी सेना थी, जिसमें 230 फ्रांसीसी सैनिक थे, 700 भारतीय सैनिक थे। कुल मिला के तकरीबन 1000 सैनिक थे फ्रांसीसियों के, और महफूज खां की एक विशाल 10,000 की एक विशाल सैनिक थी। और दोनों के बीच युद्ध होता है अड्यार के निकट, जिसमें जो महफूज खां के सेना पराजित होते हैं, महफूज खां के सेना पराजित होते हैं। और यूरोपीय सेना की उत्कृष्टता उस युद्ध में उभर कर सामने आती है, और भारतीय राजनीति का खोखलापन वहां पे स्पष्ट होता है कि एक छोटी सी सेना ने किस तरह महफूज खां की एक विशाल 10,000 के विशाल सैनिक को हरा दिया। तो अब यूरोप में क्या होता है, यूरोप में जो है उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, तो वहां एक संधि होती है, एला सापेल की संधि। यूरोप में 1748 ईस्वी में एला सापेल की संधि होती है, जिसके तहत ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, एला सापेल की संधि के तहत ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो जाता है। और उसी के साथ भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। इस संधि के बाद एला सापेल की जो संधि हुई, उसके तहत मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस मिल गया। मद्रास जिस पे डुप्ले ने कब्जा कर लिया था, पुनः उसे अंग्रेजों को दे दिया गया। और फ्रांसीसियों को अमेरिका में एक लुइसबर्ग नामक स्थान था, जहां पे पहले फ्रांसीसियों का कब्जा था, बाद में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीन लिया, तो वो फ्रांस को वापस मिल गया। इस तरह प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 ईस्वी में शुरू होता है और 1754 ईस्वी तक चलता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 में शुरू होता है और 1754 ईस्वी तक चलता है। हमने देखा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जहां ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित था, वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से संबंधित है। तो हैदराबाद के निजाम उस समय थे आसफ जहां निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, और वहां उसके उत्तराधिकारी उसका पुत्र नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और सलावत जंग होता है। नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और सलावत जंग होता है हैदराबाद में। वहीं कर्नाटक के नवाब दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है। कर्नाटक के नवाब दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है, और उसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र होते हैं अनवरुद्दीन और चंदा साहब। अनवरुद्दीन जो है दोस्त अली का पुत्र था, और चंदा साहब दोस्त अली का दामाद था। तो जो है फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिया, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। फ्रांसीसी गवर्नर उस समय डुप्ले थे। डुप्ले जो है पहले मुजफ्फर जंग के पास जाता है और मुजफ्फर जंग से कहता है कि हम आपको हैदराबाद के निजाम बनाने में सहायता करेंगे। डुप्ले कहता है मुजफ्फर जंग से कि हम आपको हैदराबाद का निजाम बनाने में सहायता करेंगे, लेकिन हमको कर्नाटक में चंदा साहब को नवाब बनाने में आपको हमारी मदद करनी होगी। और वही बात फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने चंदा साहब को कही कि हम आपको कर्नाटक के नवाब बनाने में मदद करेंगे, लेकिन बदले में आपको मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बनाने में आपको हमारी मदद करनी होगी। मतलब डुप्ले जो था एक कूटनीतिक व्यक्ति था। उन्होंने मुजफ्फर जंग से भी बात कर ली और चंदा साहब से भी बात कर ली। अब क्या होता है कि अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच युद्ध होता है। चंदा साहब और फ्रांसीसी की सेना और अनवरुद्दीन, जिसको अंग्रेजों का सपोर्ट था, लेकिन अंग्रेज उस समय खुलकर युद्ध में नहीं उतरे थे, जबकि फ्रांसीसी चंदा साहब के सपोर्ट में अपनी सेना भेज रहे थे। तो उत्तराधिकारी युद्ध जो कर्नाटक में होता है अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच,
वो अंबूर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अंबूर का युद्ध जो होता है 1749 ईस्वी में होता है। अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में होता है। चंदा साहब और फ्रांसीसी, एक तरफ चंदा साहब और फ्रांसीसी रहते हैं और दूसरे तरफ अनबरुद्दीन रहता है। तो इस युद्ध में अनबरुद्दीन पराजित होता है। अनबरुद्दीन इस युद्ध में पराजित होता है और वही मारा जाता है। युद्ध में ही अनबरुद्दीन मारा जाता है और उसका पुत्र, अनबरुद्दीन का पुत्र जो है मोहम्मद अली वहां से भागकर त्रिचनापल्ली में जाके शरण लेता है। मोहम्मद अली वहां से भागकर त्रिचनापल्ली में आके शरण लेता है। और फ्रांसीसियों ने क्या किया? फ्रांसीसियों ने चंदा साहब को राजा घोषित कर दिया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। अब हैदराबाद में क्या होता है? हैदराबाद में अंग्रेजों ने नासिर जंग का साथ दिया था और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का। मतलब अंग्रेज जो है नासिर जंग की तरफ से थे और मुजफ्फर जंग की तरफ से फ्रांसीसी थे। और इस युद्ध में इन दोनों के बीच युद्ध होता है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। तो नासिर जंग और मुजफ्फर के जंग के बीच में युद्ध होता है। तो उस युद्ध में नासिर जंग मारा जाता है। चूंकि यहां भी अंग्रेज खुलकर सामने नहीं आए थे, इस कारण नासिर जंग मारा जाता है। और फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित करता है। फ्रांसीसी जो है मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित करता है। और उसके बाद एक बुस्सी नामक फ्रांसीसी था जिसके संरक्षण में मुजफ्फर जंग को हैदराबाद भेजा जा रहा था। तो दोनों में कुछ बुस्सी जो थे फ्रांसीसी सैनिक थे, उन्हें डुप्ले ने समझा के भेजा था कि यदि हमारी मांग को ये पूरी तरह नहीं माने तो इसे खत्म कर देना है। और वही हुआ, बुस्सी और मुजफ्फर जंग के बीच अनबन हुआ और बुस्सी ने मुजफ्फर जंग को मरवा दिया। तो क्या होता है फाइनली कि मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम बनने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे मरवा दिया जाता है। अब बचता है कौन? सलावत जंग। मुजफ्फर जंग का छोटा भाई था सलावत जंग। तो फ्रांसीसी क्या करते हैं? सलावत जंग को हैदराबाद का निजाम बना देते हैं। बदले में सलावत जंग ने ढेर सारे उपहार फ्रांसीसियों को दिए और डुप्ले को दिए। अब मोहम्मद अली जो कि अंबूर के युद्ध के बाद भागकर छिपा था त्रिचनापल्ली में, अब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं चंदा साहब। तो डुप्ले चंदा साहब को समझाते हैं कि अभी आप जो है कर्नाटक के लीगल वारिस नहीं है, आप जो है दोस्त अली के दामाद हैं। उनका पुत्र अभी जो उनका उत्तराधिकारी है मोहम्मद अली, वो अभी जीवित है। उसके रहते आप लीगल रूप से कर्नाटक के नवाब नहीं बन सकते हैं। तो चंदा साहब और फ्रांसीसियों ने क्या किया? त्रिचनापल्ली पर घेरा डाला गया। उसे त्रिचनापल्ली का घेरा कहा जाता है। तो एक तरफ चंदा साहब क्या करते हैं और फ्रांसीसी के सैनिक त्रिचनापल्ली पहुंचते हैं, जहां पे कि मोहम्मद अली छिपा हुआ था। और अंग्रेजों के पास हैदराबाद भी अंग्रेज के हाथों से निकल गया था और कर्नाटक भी अंग्रेजों के हाथ से निकल गया था। तो अब अंग्रेज खुलकर सामने आते हैं। अब अंग्रेज के पास क्या बचता है? एक मोहम्मद अली बचता है। एक मोहम्मद अली ही है जो कर्नाटक का नवाब अंग्रेज उसे बना सकते हैं। तो मोहम्मद अली को छुड़ाने के लिए अंग्रेज कमांडर सैंडर्स ने अपनी सेना भेजा त्रिचनापल्ली, और एक तरफ से चंदा साहब और फ्रांसीसियों की सेना पहुंची त्रिचनापल्ली। तो ये घेरा काफी दिन तक पड़ा रहा और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। त्रिचनापल्ली में चंदा साहब और फ्रांसीसियों की सेना और एक तरफ अंग्रेजों की सेना काफी दिनों से संघर्षरत थी, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तो गवर्नर सैंडर्स, अंग्रेजी गवर्नर से सैंडर्स थे। सैंडर्स का एक क्लर्क था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक सुझाव दिया कि आप ऐसा कीजिए कि कर्नाटक की राजधानी जो है अलकाट, आप अलकाट पे आक्रमण कीजिए। तो क्लाइव जो कि क्लर्क था, उन्होंने ऐसा
एक संदेश दिया, एक सुझाव दिया। तो जो गवर्नर थे वहां के, सैंडर्स, जो गवर्नर, अंग्रेजी गवर्नर सैंडर्स थे, उन्होंने क्लाइव को बोला कि आप क्लर्कगिरी छोड़िए और अब सेनापति बनिए। तो सेनापति बना के रॉबर्ट क्लाइव को अल्कॉट पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। त्रिचनापल्ली में अपनी सेना को रखा और एक दूसरी सैनिक टुकड़ी के साथ रॉबर्ट क्लाइव को अल्कॉट पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तो जब चंदा साहब को पता चला कि हमारी राजधानी पर आक्रमण हो गया है, तो चंदा साहब ने अपने पुत्र राजा खां के नेतृत्व में, चंदा साहब ने अपने पुत्र राजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना अरकॉट भेजी। चूंकि क्लाइव के पास एक छोटी सेना थी और राजा खां एक बहुत विशाल सेना के साथ अरकॉट पहुंचा था, तो राजा खां ने क्या करता है, क्लाइव को घेर लिया। राजा खां क्लाइव को घेर लिया। क्लाइव जो है काफी दिन तक वहां राजा खां से संघर्ष करते रहा और बाद में अंग्रेज गवर्नर ने मेजर लॉरेंस को क्लाइव की सहायता के लिए अरकॉट भेजा। मेजर लॉरेंस के आ जाने के बाद अंग्रेजी सेना काफी मजबूत हो जाती है और राजा खां के दबाव के कारण राजा खां जो है क्लाइव के दबाव के कारण पीछे हट जाते हैं। तो कर्नाटक में राजा खां पीछे हट जाते हैं और क्लाइव वहां पे जीत जाता है। अल्कॉट को जीतने के बाद, जब अल्कॉट को जीत लेता है, तो अल्कॉट को जीतने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने 1751 ईस्वी में चंदा साहब और फ्रांसीसी कमांडर लॉ को पराजित कर त्रिचनापल्ली पर भी अधिकार कर लिया। अब क्या होता है कि त्रिचनापल्ली पे जहां से अपनी पूरी सेना को अल्कॉट भेज दिया था, पूरी सेना को चंदा साहब ने अल्कॉट भेज दिया, जिस कारण त्रिचनापल्ली का घेरा कमजोर पड़ गया। अब क्लाइव क्या करता है, क्लाइव पुनः त्रिचनापल्ली पर आक्रमण कर देता है और वहां पे अधिकार कर लेता है। चंदा साहब वहां से भागने में सफल होते हैं। जब त्रिचनापल्ली में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है तो वहां से चंदा साहब भागने में सफल होते हैं, लेकिन बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है और अंग्रेज अब मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब घोषित करता है। अब क्या होता है कि फ्रांसीसी सरकार डुप्ले की संघर्ष की नीति से, डुप्ले जब से आया था भारत फ्रांसीसी गवर्नर बनके, तो लगातार संघर्ष, अंग्रेजों के साथ लगातार संघर्ष करते जा रहा था, जिससे परेशान होकर फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर गोडेहू नामक गवर्नर जनरल को भारत भेजा। तो फ्रांसीसियों ने गोडेहू को डुप्ले की जगह भारत भेजा। गोडेहू जब भारत आते हैं तो इन्होंने अंग्रेजों से समझौते के लिए वार्ता करना शुरू कर दिया। जब गोडेहू भारत आए तो इन्होंने अंग्रेजों से वार्ता करना शुरू कर दिया समझौते के लिए। फलस्वरूप गोडेहू के प्रयास से 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि होती है। गोडेहू के प्रयास से 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि होती है और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। तो पांडिचेरी की संधि के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 ईस्वी में शुरू होता है और 1763 ईस्वी में समाप्त होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ 1756 ईस्वी में और 1763 ईस्वी में समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण यूरोप में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध था। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विपक्ष में थे, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। तो दोनों कंपनी भारत में भी एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। 1756 ईस्वी में जब सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भारत में भी पड़ा और इंग्लैंड और फ्रांसीसी जो है दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो गए।
तो 1757 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी एक दूसरे के क्षेत्र पर अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण करने लगे। 1757 आते आते अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के जो क्षेत्र थे, एक दूसरे के जो कोठी थे, उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार और पटना की फैक्ट्रियों को फ्रांसीसियों से छीन लिया। कौन कौन? चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार और पटना की फैक्ट्रियों को फ्रांसीसियों से छीन लिया। अब भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए धीरे धीरे फ्रांसीसियों की सारी कोठियां अंग्रेज छीनते जा रहे थे, जिससे फ्रांसीसी सरकार क्या करता है, एक सेनापति कॉन्ट डी लाली 1758 ईस्वी में एक सेनापति कॉन्ट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजता है और लाली ने 1758 ईस्वी में भारत आते ही अंग्रेजों का एक किला होता है फोर्ट सेंट डेविड को जीत लेता है और मद्रास पर भी घेरा डाल देता है। जब लाली भारत आते हैं तो आने के साथ उन्होंने क्या किया, फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया और मद्रास पर भी घेरा डाल दिया। तो उसके बाद बुस्सी जो कि हैदराबाद के गवर्नर थे, बुस्सी जब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था तो हैदराबाद के नवाब बने थे सलार जंग। तो सलार जंग के गवर्नर के रूप में बुस्सी को वहीं फ्रांसीसियों ने नियुक्त कर दिया था। तो लाली ने बुस्सी को भी अपने सहयोग के लिए मद्रास बुला लिया। अब बुस्सी जैसे ही हैदराबाद खाली करता है तो अंग्रेजी सैनिक जो होते हैं, कर्नल फोर्ट, एक अंग्रेजी सेनापति होते हैं कर्नल फोर्ट, उन्होंने जो है उसका लाभ उठाकर, जब बुस्सी वहां से चले गए तो उसका लाभ उठाकर उसके क्षेत्र में उत्तरी सरकार तट पर आक्रमण कर देता है और वहां पर अधिकार कर लेता है, जिससे डरकर हैदराबाद के नवाब जो होते हैं सलार जंग जो होते हैं हैदराबाद के नवाब, वो डरकर अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं। जब उत्तरी सरकार तट पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो हैदराबाद के नवाब सलार जंग अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और मजबूरी में लाली को मद्रास से घेरा उठाना पड़ता है। अब बांडीबास का युद्ध होता है। मद्रास में छिटपुट युद्ध अभी भी हो रहे थे, लेकिन निर्णायक युद्ध होता है 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध होता है, जो वांडीबास के नाम से जाना जाता है, वांडीबास के युद्ध से जाना जाता है। तो वांडीबास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को होता है, जिसमें 1759 ईस्वी में एक अंग्रेजी सेनानायक थे कुक एक विशाल सेना लेकर भारत पहुंचा। मद्रास एक विशाल सेना लेकर कुक जो है मद्रास पहुंचा और वहां पर 1760 ईस्वी में मद्रास और पांडिचेरी के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है वांडीबास। मद्रास और पांडिचेरी के बीच में पड़ता है एक क्षेत्र वांडीबास। वहां पर दोनों फ्रांसीसी और अंग्रेजों की सेना के बीच युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित होते हैं। अब फ्रांसीसियों का पतन वांडीबास के बाद पूरी तरह हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के साथ पेरिस संधि होती है। पेरिस संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध पेरिस की संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाता है और भारत में जितने भी क्षेत्र फ्रांसीसियों के जीते थे अंग्रेजों ने, उन्हें फ्रांसीसियों को वापस कर देता है, जिसमें प्रमुख पांडिचेरी, चंद्रनगर और बालासोर, इन सभी क्षेत्र को फ्रांसीसियों को वापस कर देता है। लेकिन एक शर्त रखता है कि फ्रांसीसी जो है अब भारत में अपनी सेना नहीं रखेगी, फ्रांसीसियों की सेना अब भारत में नहीं रहेगी, वो सिर्फ भारत से व्यापार करेंगे। इसके अलावा वो यहाँ अपनी सैनिक गतिविधि को नहीं बढ़ा सकते हैं, ना ही सेना रख सकते हैं। तो ऐसा संधि शर्त लगाकर फ्रांसीसियों की शक्ति पूरी तरह छीन ली गई। अब फ्रांसीसी सिर्फ एक व्यापारी बन के रह गए और
तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गया।